प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। अवधारणात्मक बातचीत के वीडियो के सिलसिले में हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण संकल्पना को लेकर के कि प्राधिकार किसे कहते हैं और प्राधिकार के कितने प्रकार होते हैं। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने प्राधिकार और नौकरशाही पर विशेष अपने विचार व्यक्त किए हैं और दुनिया में धूम मची हुई है इनके विचारों की और आज भी कोई तोड़ नहीं है। तो उन्होंने जिस प्रकार से व्याख्या की है उसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं, अत्यंत सरल शब्दों में। आइए जानते हैं। देखिए, प्राधिकार, अथॉरिटी का मतलब क्या है? यानी एक होती है पावर और एक होती है अथॉरिटी। पावर और अथॉरिटी की तुलना को लेकर के मैं इससे पहले ही वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। पावर का मतलब होता है कि एक सामाजिक विन्यास में, यानी एक पारिस्थितिकी विन्यास है कोई, यानी पारिस्थितिकी विन्यास का मतलब है जैसे आपका भारत देश है, इसका अपना एक पारिस्थितिकी विन्यास हुआ। जापान एक कंट्री है, उसका अपना एक पारिस्थितिकी विन्यास हुआ। फ्रांस है, उसका अपना एक पारिस्थितिकी विन्यास हुआ। ठीक इसी प्रकार से एक देश विशेष के अंदर भी, ज्योग्राफी के अंदर, मतलब उसकी टेरिटरी के अंदर भी छोटे से भूभाग का भी एक पारिस्थितिकी विन्यास होता है। तो छोटे से लेकर के बड़े तक कोई भी पारिस्थितिकी विन्यास हो, तो उस पारिस्थितिकी विन्यास में अगर एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस अवस्था में हो कि वह प्रतिरोध के बाद भी अपनी बात को मनवा सके, तो यह पावर कहलाती है। उसी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्राधिकार की। तो प्राधिकार क्या हुआ? एक विशिष्ट विषययुक्त आदेश जिसका अनुपालन एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है, प्राधिकार कहलाता है। यानी कि जब हमें सत्ता का संचालन करना होता है तो हमें यह बताना पड़ता है कि यानी जो पावर का एक्सरसाइज करना है तो हमें यह बताना पड़ेगा कि वो पावर किस उद्देश्य के लिए एक्सरसाइज की जानी है, किस तरीके से एक्सरसाइज की जानी है, और उसको एक्सरसाइज करने में प्राधिकारी कौन होगा और उसके फॉलोअर कौन होंगे, और प्राधिकारी और फॉलोअर के बीच एक सहमति यानी सहमति आधारित, स्वीकृति आधारित न्यायपूर्ण संबंध होना चाहिए। जब इतनी चीजें सुनिश्चित हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? यानी वो जो पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्राधिकार में कन्वर्ट हो जाती है, अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी बात को हम कैसे लिखेंगे कि एक विशिष्ट विषय युक्त आदेश जिसका अनुपालन एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है, प्राधिकार कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राधिकार के कंपोनेंट होते हैं। प्राधिकार के कंपोनेंट क्या होंगे? अब जरा इसी में से आप निकाल लीजिए कि ये कह रहे, यानी इस परिभाषा से ही, कि एक विशिष्ट विषय युक्त आदेश, यानी पूरा का पूरा जो खेल है वो किसका है? विशिष्ट विषय युक्त। यहीं से, इसी के आधार पर वेबर ने प्राधिकार के 3 प्रकार बताए हैं। यानी यह विशिष्ट विषय क्या हो सकता है? परंपरा। यह विशिष्ट विषय का आधार क्या हो सकता है? करिश्मा। इस विशिष्ट विषय का आधार क्या हो सकता है? वैध विवेकपूर्णता। ध्यान दीजिएगा, 3 बातें हैं। तो प्राधिकार के 3 प्रकार उन्होंने बताए, तो उसका जो कुंजी है, उसका जो बेस है, वो आपको यहां मिल जाएगा। तो एक विशिष्ट विषय युक्त आदेश जिसका अनुपालन एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है। अब ये जो एक विशिष्ट समूह है, इनके बीच क्या होगा? एक अंतः संबंध होगा। यानी इस विषय वस्तु से यह समूह क्लोज कनेक्ट जुड़ा हुआ होगा, द्वारा किया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? हम प्राधिकार कहेंगे। अब जरा और इसे खुल करके बताने की कोशिश करते हैं आपको। यानी इसका मतलब यह हुआ कि प्राधिकार के कुछ घटक होते हैं, यानी उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, यानी उन कंपोनेंट को मिलाकर के ही प्राधिकार अस्तित्व में आएगा। वो कंपोनेंट क्या हैं?
तो पहला कंपोनेंट है कि इसमें एक शासन करने वाला वर्ग होगा, जो एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। इसे हम क्या कहेंगे? प्राधिकारी। क्या कहेंगे इसको? प्राधिकारी। यानी जो उस प्राधिकार का अनुपालन कराएगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी। एक तो वो हो गया, ठीक। दूसरा कंपोनेंट क्या है प्राधिकार के अंदर? प्राधिकार के अंदर दूसरा कंपोनेंट है शासित का, यानी जिसके माध्यम से उस प्राधिकार का अनुपालन किया जाना है। तो इसका मतलब ये कौन हो गए? अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट। यानी ये नेता हो गया और ये इसके फॉलोअर हो गए, जो इसके द्वारा दिए गए आदेश का, यानी विशिष्ट विषय युक्त आदेश का ये क्या करेगा? अनुपालन करेगा। अब आइए तीसरा कंपोनेंट क्या है? तीसरा कंपोनेंट ये है कि ये जो प्राधिकारी है, ये प्राधिकारी अपने प्राधिकार के अनुपालना के लिए, अनुपालन कराने के लिए इसमें इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। यानी इसकी इच्छा, यानी और वो इच्छा किसके रूप में अभिव्यक्त होगी? निर्देश के रूप में या आदेश के रूप में। तो उसका होना भी जरूरी है। यानी इस शासित द्वारा निर्देश जारी किया जाएगा या आदेश जारी किया जाएगा। यह हो गया तीसरा कंपोनेंट, राइट नाउ, जिसकी अनुपालना किसके द्वारा की जाएगी? इस अधीनस्थ समूह द्वारा की जाएगी, यानी यह अनुयायी वर्ग द्वारा की जाएगी। तो यह हो गया इसका तीसरा कंपोनेंट। और इसी को तकनीकी भाषा में कैसे लिखते हैं कि शासितों के आचरण को प्रभावित करने की शासक की इच्छा और उसकी अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति किसमें होगी? आपकी आदेश के रूप में होगी या निर्देश के रूप में होगी, राइट। तो ये एक प्राधिकारी हो गया, एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट अधीनस्थ हो गए। तीसरा कंपोनेंट, इस प्राधिकारी की ये इच्छा भी तो होनी चाहिए कि इनसे हमें काम लेना है या इनसे काम कराना है, राइट नाउ। अगर ये इसकी इच्छा नहीं होगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। तो तीसरा कंपोनेंट ये हो गया। इसके अलावा फिर आपका चौथा कंपोनेंट क्या निकल करके आएगा कि शासक की उस अभिव्यक्ति या निर्देश की शासितों द्वारा स्वीकार्यता। यानी जब आपने कोई निर्देश दिया है या आदेश दिया है तो उसकी स्वीकार्यता किसको होनी चाहिए? उस अधीनस्थ समूह की होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कितने कंपोनेंट हुए आपके? 4 कंपोनेंट हुए। किसके? आपके प्राधिकार के। पहला कंपोनेंट क्या हुआ? प्राधिकारी। दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ? अधीनस्थ। तीसरा कंपोनेंट क्या हुआ कि इस प्राधिकारी के अंदर यह इच्छा शक्ति होना कि वह अपने अधीनस्थों से क्या लेना है, उसे कोई कार्य करवाना है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करेगा? आदेश या निर्देश जारी करेगा। अच्छा, जब उसने आदेश निर्देश जारी कर दिया तो इसकी स्वीकृति उन अधीनस्थों द्वारा होनी चाहिए। अगर अधीनस्थ उसकी स्वीकृति नहीं देंगे तो प्राधिकार का अनुपालन कैसे हो पाएगा? ये 4 कंपोनेंट हो गए किसके? प्राधिकार के। सरल शब्दों में अब एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, प्राधिकार का मतलब क्या हुआ कि एक विशिष्ट विषय युक्त आदेश जिसका अनुपालन एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है, प्राधिकार कहलाता है। इसके आधार पर प्राधिकार के 4 कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट हुआ प्राधिकारी, दूसरा कंपोनेंट हुआ अधीनस्थ, तीसरा कंपोनेंट हुआ प्राधिकारी की इच्छा शक्ति जो अधीनस्थों से काम ले और उसको आदेश और निर्देश के रूप में वो व्यक्त करेगा। चौथा जो कंपोनेंट है कि उसके प्रति स्वीकार्यता, यानी अधीनस्थों में क्या होनी चाहिए? स्वीकार्यता होनी चाहिए। और यह स्वीकार्यता कब होगी? जब प्राधिकारी और नेता के बीच में सहमति आधारित या स्वीकार्यता आधारित न्यायपूर्ण क्या होंगे? संबंध होंगे। तो इसको क्या कहेंगे? हम प्राधिकार कहेंगे। आशा करता हूं कि प्राधिकार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं, हम उधर नहीं जा रहे हैं। हम केवल आपको जो ये जटिल संकल्पनाएं हैं इनको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस आधार पर अब ध्यान से आप समझिएगा। अब इसमें सारा खेल विशिष्ट विषय का है। तो विशिष्ट विषय के आधार पर जर्मन समाजशास्त्री बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने, मैक्स वेबर ने फिर प्राधिकार के 3 आधार बताए, यानी विषय वस्तु के आधार पर। और वो 3 आधार कौन से हैं? तो उसी के आधार पर प्राधिकार के कितने? 3 प्रकार हो जाते हैं। यानी प्राधिकार के प्रकार क्या हुआ? पहला प्रकार हुआ आपका परंपरा आधारित प्राधिकार की बात की है उन्होंने। दूसरे प्राधिकार के रूप में उन्होंने
करिश्मा आधारित प्राधिकार की बात की है, और तीसरा उन्होंने कहा है कि वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार होता है। मैं आपको बता दूं कि जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर मूलतः इसी के लिए जाने जाते हैं, वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार, और इसी के आधार पर उन्होंने नौकरशाही एक का मॉडल दिया जो कि एक आदर्श मॉडल है। उस पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूं, उस पर भी चर्चा करने वाला हूं बहुत विस्तार से। इसी के आधार पर उन्होंने नौकरशाही मॉडल प्रस्तुत किया था जिसने दुनिया में धूम मचा रखी है और आज भी उसका कोई विकल्प नहीं है। यानी जैसे ही कोई संगठन बड़ा होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, राइट, कहीं भी हो, वहां पर आपको वेबर का ये जो नौकरशाही मॉडल है ये ऑटोमेटिक वहां दिखाई दे जाएगा। यानी बिना उस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के आप काम कर ही नहीं सकते हैं इस मॉडल की, और जबकि इस मॉडल की सबसे ज्यादा आलोचना हुई है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले आइए समझते हैं हम प्राधिकार के इस प्रकार को जो मैक्स वेबर ने अपनी शब्दावली में समझाया है। तो उनके द्वारा कही हुई बात को और फिर उनके द्वारा कही हुई बात को विभिन्न विद्वानों ने जो टिप्पणियां की हैं, समीक्षात्मक टिप्पणियां की हैं, उन सबका निचोड़ निकाल करके सरल शब्दों में मैं आपको व्यक्त करने जा रहा हूं। तो देखिए प्राधिकार क्या है, तकनीकी भाषा को छोड़ दीजिए, अब आ जाइए इसको सरल शब्दों में समझ लीजिए कि इन विद्वानों ने क्या कहा है। यानी उस साधारण सी बात को, यानी साधारण शब्दों में जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको बहुत ही कठिन और जटिल शब्दों में इसको समझाया गया है। और जो लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं या समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं या जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं जो मैं कहने जा रहा हूं कि इसको पुस्तकों में किस तरह से और कितनी जटिल शब्दावली में इसकी व्याख्या की गई है। तो आइए उसको सरल शब्दों में, बिल्कुल एक जिसने कभी वो पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं वो भी इनको समझ सकें कि परंपरा आधारित प्राधिकार किसे कहेंगे, करिश्मा आधारित प्राधिकार किसे कहेंगे और वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार किसे कहेंगे। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम परंपरा आधारित प्राधिकार की। मैक्स वेबर ने जिस तरह से व्याख्या की है और फिर उसके बाद उनके द्वारा की गई इस व्याख्या को विभिन्न विद्वानों ने अपनी शब्दावली में जो व्यक्त किया है, उन सारी परिभाषाओं के निचोड़ के आधार पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि एक विशिष्ट विषय युक्त आदेश जिसका अनुपालन एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है प्राधिकार कहलाता है। अब जरा इसमें विशिष्ट विषय को लेकर के आ जाइए परंपरा को। किसको? परंपरा। अब इसमें विशिष्ट विषय क्या हो गया? परंपरा। अब प्रश्न उठता है कि परंपरा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, समाज में कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार किया जाता है, यानी समाज की स्वीकार्यता होती है, उन कार्यों को बार बार किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और उनके साथ नैतिकता जुड़ी होती है, यह भी ध्यान रखना। ऐसे नैतिक कार्य जिन्हें बार बार किया जाता है, ठीक, और पीढ़ी दर पीढ़ी जब उनकी प्रासंगिकता होती है तो फिर वो क्या बन जाती है? परंपरा। यानी ऐसा कोई भी कार्य हो जिसके साथ नैतिकता जुड़ी हो और उसके साथ प्रासंगिकता जुड़ी हो और ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी सुनिश्चित होती चली जाए तो वो कार्य क्या बन जाएगा? आपका परंपरा बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे कार्य, यानी जो आपका कानून है, संविधान हुआ, संविधान सम्मत विधियां हुआ, उनसे तो आपका समाज शासित हो रहा है, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो आपका समाज बहुत बड़ी मात्रा में परंपराओं से ही शासित हो रहा है, परंपराओं से ही विनियमित हो रहा है, राइट। अभी आप शादी विवाह जैसी विषय वस्तु को ले लीजिए तो उसमें क्या है? आपकी परंपराएं ही प्रभावी हैं, राइट नाउ। और भी बहुत सारी जगह जगह आपको परंपराएं दिखाई दे जाएंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर परंपरा में प्रासंगिकता नहीं है तो फिर वो परंपरा नहीं कहलाएगी, या उस परंपरा में से नैतिकता हट जाएगी तो तब भी वो परंपरा नहीं कहलाएगी। ये ध्यान रखने की बात है। तो परंपरा अपने आप में बहुत बेहतर विषय वस्तु है क्योंकि इसके साथ नैतिकता और रेलेवेंसी दोनों कनेक्टेड होती है। अब परंपरा आधारित प्राधिकार क्या होगा? तो ध्यान से आप समझिएगा कि इस प्राधिकार में जो प्राधिकारी होता है उसको जो विशेषाधिकार मिलते हैं, नेता जो होता है वो किसके आधार पर मिलेंगे? परंपरा के आधार पर। और परंपरा आधारित प्राधिकार के
विशेषाधिकार के आधार पर ही वो निर्णय निर्धारण करता है। और जो अनुयायी वर्ग होगा वो भी कौन होगा? उस परंपरा में विश्वास रखने वाला होगा। राइट? तो ये उस यानी दोनों ही किससे जुड़े हुए? परंपरा से। और यहां जो भी फैसले लिए जाएंगे, यानी प्राधिकारी आदेश निर्देश जारी करेगा वो भी परंपरा के तहत करेगा, और जो अधीनस्थ हैं, जो उसको फॉलो करेंगे, जो उसके अनुयायी हैं, उनको भी पता है कि ये उस परंपरा के तहत है। राइट? तो इसमें मूलतः जो प्राधिकार का औचित्य है वो किसका है? कि प्राधिकारी ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश की पवित्रता का होना, और जाहिर सी बात है कि उस पवित्रता को लेकर के अधीनस्थों में स्वीकार्यता होना कि भाई ये जो आदेश जारी हुआ ये इस परंपरा के तहत हुआ है। राइट? पहली बात। और उस परंपरा के प्रति जो अनुयायी हैं उनकी भी आस्था है। तो परंपरा आधारित प्राधिकार में पूरी व्यवस्था किसके माध्यम से विनियमित होती है? परंपराओं के माध्यम से। राइट? अब ध्यान से आप समझिए, इस परंपरा आधारित प्राधिकार का अनुपालन तभी तक होगा जब तक दो कंडीशन है यहां। पहली कंडीशन तो यह है कि अगर प्राधिकारी उस परंपरा के दायरे में रहते हुए ही आदेश निर्देश जारी करे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो अनुयायी वर्ग है, यानी जो अधीनस्थ वर्ग है, उसका उस परंपरा में विश्वास हो। अगर नेता ने, जो प्राधिकारी है, अगर उसने परंपरा को खो दिया तो भी प्राधिकार का अनुपालन नहीं होगा, और यदि अधीनस्थों का परंपरा में विश्वास नहीं होगा तो भी अनुपालन नहीं होगा। अब जरा इसको जीवन से समझिए, छोड़िए इसको। जैसे अगर मान लीजिए, डोमेस्टिक उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे किसी संत महात्मा के प्रति, यानी आपके परिवार में यह विचारधारा चली आ रही है कि भाई ये हमारे कुल गुरु हैं। क्या हैं? कुल गुरु। और कुल गुरु का सम्मान करना पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है। अब यहां पर जो कुल गुरु हैं, अब ये परंपरा चली आ रही है और सदियों से परंपरा चली आ रही है। हर परिवार के क्या होते हैं? एक कुल गुरु होते हैं। राइट? उनका पूजन किया जाता है। राइट ना? अपने हिसाब से विधि विधान से उनका सम्मान किया जाता है। तो ये क्या है? एक परंपरा हो गई। अब जरा समझिएगा इसको कि अब मान लीजिए कुल गुरु एक्सपायर हो गए और उनका एक नाबालिग बेटा है या अभी कम उम्र का बेटा है। राइट नाउ वो जो है, अब वो कुलगुरु की उपाधि उसको मिलेगी। अब जब वो कुलगुरु की उपाधि मिल गई उसको, अब वो घर पर आए तो पता चला कि घर पर तो भाई आप उसमें उम्र नहीं देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि हमारे कुलगुरु हैं। और पता चला कि आपकी ये परंपरा है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं आपने अपनी फैमिली के सदस्यों को भी बोल दिया कि भाई प्रणाम कीजिए। तो अब देखिए, आपकी फैमिली का उस परंपरा में विश्वास है, और वो जो कुलगुरु है वो कुलगुरु के जो नॉर्म्स होते हैं, परंपरा होती है, अगर उसको धारण किए हुए हैं तो यहां पर यह प्राधिकार का अनुपालन होता रहेगा। यानी अब जो कुलगुरु कहेंगे उसको वो परिवार मानेगा उस विषय वस्तु को लेकर के। अब जरा इसका दूसरा पहलू लीजिए कि इस प्राधिकार का अनुपालन कब नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए कि वो जो कुलगुरु है, अगर वो उस परंपरा जिसके आधार पर यह रिलेशन टिका हुआ है उससे भिन्न वो व्यवहार करता है, यानी उस तरह के उसके आचरण नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो उसका अनुपालन नहीं करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि कुलगुरु अपने धर्म पर टिके हुए हैं, लेकिन अगर परिवार के सदस्य आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, तर्कवाद बुद्धिवाद पर विशेष फोकस कर रहे हैं और उनका कहना है कि हाँ ठीक है ये सब होता है और हमारा इसमें कोई भरोसा नहीं है, यानी उनको उस परंपरा में भरोसा नहीं रहा है, तो अब वो उस तरह से दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। तो पॉइंट की क्लैरिटी हो गई कि प्राधिकारी और अधीनस्थ दोनों ही जब तक परंपरा से बंधे हैं तब तक तो प्राधिकार का अनुपालन होगा, और अगर एक ने भी परंपरा से भिन्न गया तो फिर प्राधिकार का अनुपालन नहीं होगा। यह है परंपरा आधारित प्राधिकार। अब आइए दूसरा एक और प्रकार उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वो बताया करिश्मा आधारित प्राधिकार। यह करिश्मा आधारित प्राधिकार क्या है, जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, सरल शब्दों में समझिए। करिश्मा आधारित प्राधिकार का मतलब होता है कि जब एक प्राधिकारी के पास कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जो अति प्राकृतिक हैं,
राइट नाउ, यानी सुपर नेचुरल हैं या सुपर ह्यूमन की जब हम बात करते हैं, राइट नाउ, महामानव की बात करते हैं, यानी जब उसके पास ऐसे चमत्कारिक गुण होते हैं और उन गुणों के आधार पर जब वो अपनी कोई बात कहते हैं तो फॉलोअर उनकी बात मानने लगते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? करिश्मा आधारित प्राधिकार कहेंगे। छोड़िए इसको, जीवन से समझिए। आइए करिश्मा आधारित प्राधिकार में एक बहुत सुंदर उदाहरण लीजिए महात्मा गांधी जी का। आप देखिए 1920 के दशक में महात्मा गांधी स्वतंत्रता संघर्ष के रंगमंच पर आते हैं। आ तो 1910 के दशक में ही गए थे, लेकिन 1920 के दशक में उनकी प्रभावशीलता को जरा देखिए कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है उनके कहने से कि आंदोलन शुरू, तो आंदोलन शुरू हो गया, और उन्होंने कहा आंदोलन बंद, तो आंदोलन बंद हो गया, असहयोग आंदोलन। अब आइए 1930 में फिर वो कहते हैं आंदोलन शुरू, तो आंदोलन शुरू हो जाता है, और फिर वो कहते हैं आंदोलन बंद, तो आंदोलन बंद हो जाता है। आप देख रहे हैं ना, 1942 में आंदोलन शुरू, भारत छोड़ो आंदोलन, तो शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं, तो गांधी जी के पास जो ये प्राधिकार था, ये प्राधिकार का एक उदाहरण है किसका? करिश्मा आधारित प्राधिकार का। यानी उनके पास ऐसे व्यक्तिगत गुण थे, उनमें निर्णय लेने की क्षमता इस तरह की थी, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता इस तरह की थी कि गांधी जी को आज आप देख रहे हैं कि भगवान का, यानी उनके बारे में यह कहा जाता है कि कुछ मतलब 1 शताब्दी गुजरने दीजिए, महात्मा गांधी को भी हम क्या किसका रूप दे देंगे कि ये भी भगवान के एक अवतार थे, राइट नाउ। तो आप देख रहे हैं करिश्मा आधारित प्राधिकार का अनुपालन। अब आप देखिए, अब जरा दूसरे एपिसोड आइए, आप इसमें दूसरा पक्ष आइए कि महात्मा गांधी के इस करिश्माई नेतृत्व को सभी लोग स्वीकार करते थे ऐसा नहीं है, राइट। आप देख रहे हैं 1939 में इलेक्शन हुआ, याद कीजिए जरा कांग्रेस का, और उन्होंने पटाभी सीतारमैया को खड़ा किया था, लेकिन कांग्रेस के बाकी के लोगों ने जो बहुमत से किसको जिताया था? ध्यान कीजिए, सुभाष चंद्र बोस को। और गांधी जी ने क्या कहा था कि ये पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। अब ये बात एक अलग है कि उनके उस व्यक्तित्व में, करिश्मा आधारित व्यक्तित्व में सुभाष चंद्र बोस जी का क्या था? विश्वास था, राइट नाउ, कि नेतृत्व की जरूरत है। तो उन्होंने क्या कर दिया? आप देख रहे हैं, त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपको समझाने के लिए इस तरह से समझाया जा रहा है, पॉइंट की क्लैरिटी है। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, राइट नाउ, जो गांधी जी की बात स्वीकार नहीं करते थे उस दौर में भी, राइट। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा नहीं था। यानी अनुयायी आपके उन चमत्कारिक गुणों में क्या रखें? विश्वास रखें, तभी करिश्मा आधारित प्राधिकार का अनुपालन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, अब आइए जरा, यानी गांधी जी 1920 से लेकर के 42 तक की अगर स्थिति आप देखते हैं तो आंदोलन शुरू तो आंदोलन शुरू और आंदोलन बंद तो आंदोलन बंद। अब जरा आ जाइए, जब डायरेक्ट एक्शन होता है 1946 में, सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग के द्वारा, और दंगे होते हैं और गांधी जी उपवास कर रहे होते हैं। अब आप देखिए, उनकी बात मानी जा रही है। कहां तो वो आवाज उठाते थे तो एक अलग स्थिति थी, और आज आवाज उठा रहे हैं तो स्थिति बदल गई। यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो डोमिनेट हो रहे हैं, राइट नाउ, और करिश्माई व्यक्तित्व में। अब ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से आप समझिए क्यों। क्योंकि समाज का वो वर्ग ये मानता था कि भाई हिंदू मुस्लिम के बीच जो विभाजन की बात थी, गांधी जी के पास जो चमत्कारिक गुण था, उस गुण की वजह से वो उसका समाधान नहीं कर पाए, राइट नाउ। जब समाधान नहीं कर पाए तो फिर आप भाई क्या मतलब रह जाता है? तो आप देख रहे हैं कि यहां वो बात आपको दिखाई देती है जहां इनके प्राधिकार का अनुपालन नहीं होता है। निचोड़ क्या निकल करके आया कि करिश्मा आधारित प्राधिकार में नेता के पास चमत्कारिक गुण होते हैं, और वो गुण ऐसे होते हैं कि उन समकालीन परिस्थितियों में, यानी जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के निर्णय निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो लोगों का उन पर भरोसा हो जाता है और उनके प्राधिकार का अनुपालन होना आरंभ हो जाता है। जब तक प्राधिकारी उस चमत्कारिक गुणों को धारण किए हुए है और अनुयायियों का उन चमत्कारिक गुणों में विश्वास है, तब तक इस प्राधिकार का अनुपालन होगा।
जैसे ही प्राधिकारी चमत्कारिक गुणों को खो देगा या अधीनस्थों का उन चमत्कारिक गुणों में विश्वास नहीं रहेगा तो प्राधिकार का अनुपालन नहीं होगा। इज इट क्लियर? इसको कहेंगे करिश्मा आधारित प्राधिकार। अब आइए, तीसरा जो आधार बताया उन्होंने प्राधिकार का मैक्स वेबर ने, वो है वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार, लीगल रेशनल अथॉरिटी। अब जरा इस लीगल रेशनल अथॉरिटी को समझिए। लीगल रेशनल अथॉरिटी का मतलब है कि भाई देखो, कोई लक्ष्य निर्धारित हैं, हमने लक्ष्य बनाए, उनको हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी कि भाई इतना मानवीय संसाधन चाहिए, इस तरह के भौतिक संसाधन चाहिए। ठीक, तो मानवीय और भौतिक संसाधनों को उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जब नियमों के माध्यम से इनके बीच एक तर्कसंगत संबंध स्थापित कर देते हैं, यानी रेशनल रिलेशन तय कर देते हैं कि भाई ये लक्ष्य है और ये आपके क्या हो गए, मानवीय संसाधन, यानी जो भी मानवीय भौतिक संसाधन है, तो मानवीय और भौतिक संसाधन और लक्ष्य के बीच नियमों के माध्यम से तार्किक संबंध स्थापित कर दिया जाता है। पहली बात तो यह हुई। और दूसरी बात क्या हुई कि अब इन नियमों के तहत उपलब्धि की कसौटी सभी के लिए समान रूप से लागू कर दी जाए कि भाई अब यह फिक्स हो गया, अब जो भी इसमें आएगा और इसके अनुसार कार्य करेगा उसको वो रिजल्ट देना है। अगर वो रिजल्ट नहीं देगा तो प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम अब इंडिविजुअल हो जाएगी, यानी उसकी मानी जाएगी कि उसमें कमी है, इसलिए लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे प्राधिकार को हम क्या कहेंगे, वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार कहेंगे। अब जरा समझिए, इसमें और भी लेजिटिमेसी को भी अलग से हम लोग व्याख्या करेंगे कि लेजिटिमेसी का क्या मतलब है, यानी प्राधिकार के साथ लेजिटिमेसी का होना भी जरूरी है। राइट नाउ औचित्य का होना जरूरी है, अगर औचित्य नहीं होगा तो प्राधिकार का अनुपालन नहीं होगा। इस पर अलग से हम लोग बात करेंगे। पहले सरल शब्दों में इस टाइप को समझ लीजिए, यानी वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार को जो अभी मैंने आपको बताया कि लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए जो रिसोर्सेज यूज होने हैं, और रिसोर्सेज में मानवीय भी हो गए और भौतिक संसाधन भी हो गए, तो नियमों के माध्यम से इनके बीच एक तर्कसंगत संबंध स्थापित करेंगे और फिर उपलब्धि की कसौटी सभी पर समान रूप से लागू कर दी जाएगी। तो इसको कहेंगे हम वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार। दूसरे शब्दों में, यानी ये क्या हुआ आपका, ये विधि आधारित प्राधिकार हुआ। क्या हुआ? विधि आधारित प्राधिकार। पॉइंट की क्लैरिटी हुई या नहीं? इसी को हम क्या कहेंगे, विधि आधारित प्राधिकार। यानी विधि में क्या होता है, लक्ष्य, और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेज को किस तरह से यूज किया जाना है उसको नियमबद्ध कर दिया जाता है, और उन नियमों के अनुसार अब उपलब्धि की कसौटी सभी के लिए समान रूप से लागू कर दी जाती है। जैसे अभी आप देखेंगे कि आपका भारतीय संविधान है, वो भी क्या है, वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार का दस्तावेज है। उसमें क्लियर कर दिया है कि आपके शीर्ष स्तर पर क्या हैं, आपके आदर्श हैं, उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत हैं, सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए प्रावधान है। अब उन्हीं प्रावधानों के दायरे में केंद्र सरकार में जो मंत्रिपरिषद गठित होगी, प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रपति होंगे, पूरा सिस्टम है, चलेगा। अगर मान लीजिए 5 वर्ष के कार्यकाल में अगर संविधान सम्मत उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में अगर वो मंत्रिपरिषद विफल होती है तो इसके लिए संविधान को दोषी नहीं मानेंगे, इसके लिए दोषी किसको मानेंगे, उस सरकार को मानेंगे कि भाई उपलब्धि की कसौटी सार्वभौमिक रूप से लागू है, यानी इसी व्यवस्था के तहत आपको ये लक्ष्य प्राप्त करने थे, आप नहीं कर पाए तो ये आपका फॉल्ट है, इलेक्शन में आपको बदल दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से स्टेट लेवल पर आ जाइए, मंत्रिपरिषद हेडेड बाई सीएम, यानी सब कुछ पहले से ही नियमबद्ध है, उन नियमों के तहत लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपकी व्यक्तिगत कमी मानी जाएगी, ये आपकी व्यक्तिगत लापरवाही, यानी जो भी है वो व्यक्तिगत हो गया, और उसके आधार पर अब आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा, यानी उपलब्धि की कसौटी सभी पर समान रूप से लागू होती है। आइए अब इसको थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था में देख लीजिए। जैसे जिला प्रशासन है, तो जिला प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया है कि नियमबद्ध कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी, जैसे उसमें से एक उद्देश्य ले लीजिए कानून व्यवस्था नियंत्रण। तो कानून व्यवस्था नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए एसपी और डीएम को जिम्मेदार बनाया गया है, ठीक है, और उसके लिए नियम दिए गए हैं और रिसोर्सेज दिए गए हैं कि भाई इन रिसोर्सेज का इन नियमों के तहत आपको अनुपालन करना है, और ये सभी जिलों में समान है,
यानी रिसोर्सेज भी और नियम भी। अब वहां पर डीएम और एसपी आए और उस डीएम एसपी के रहते हुए वहां कानून व्यवस्था भंग हो जाती है, तो कार्रवाई किसके विरुद्ध की जाती है? उस डीएम और एसपी के, यानी डीएम और एसपी को चेंज किया जाता है और फिर वहां पर दूसरा डीएम और एसपी बुलाया जाता है। ध्यान दीजिए, जब दूसरा डीएम और एसपी वहां पर तैनात किया जाएगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनको अलग से अधिकार दिए जाते हैं या अलग से प्राधिकार दिए जाते हैं या अलग से रिसोर्सेज दिए जाते हैं। वही रिसोर्सेज होते हैं, वही प्राधिकार होता है उनके पास, राइट? और उसी रिसोर्सेज, उन्हीं प्राधिकार, उन्हीं नियमों के तहत वो कानून व्यवस्था नियंत्रित करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार के दोनों पक्ष क्लियर हो गए कि यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप संसाधनों के उपयोग को लेकर के नियमों में तार्किकता स्थापित करेंगे पहले, ठीक? दूसरी बात, अब जब इसमें तैनाती होगी तो जो जिसको भी तैनात किया जाएगा इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, अब उसकी यह जिम्मेदारी है कि इन्हीं नियमों के तहत इन संसाधनों का प्रयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करे। यदि वो प्राप्त नहीं कर पाता है तो ये उसकी कमी मानी जाएगी, यानी उपलब्धि की कसौटी सार्वभौमिक रूप से लागू की जाती है। तो इसको क्या कहेंगे? हम वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार कहेंगे। और इसी के आधार पर उन्होंने संगठन को चलाने के लिए, यानी संगठन का एक प्रारूप दिया, एक मॉडल दिया, जिसे नौकरशाही मॉडल कहते हैं, और उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो आशा करता हूं कि आपको प्राधिकार और प्राधिकार के प्रकार का ये जो अवधारणात्मक जो क्लैरिटी है वो आपको क्लियर हुई होगी। सरल शब्दों में, तकनीकी शब्दों में हम लोग नहीं गए हैं, तकनीकी परिभाषा में हम नहीं गए हैं, उन सब का निचोड़ आपको बताने की कोशिश की गई है। तो इसी तरह की अवधारणात्मक समझ को विकसित करने के क्रम में अगला जो वीडियो मेरा आने वाला है इस पर, वो नौकरशाही को लेकर के है, उस पर मैं चर्चा करने जाऊंगा। और आशा करता हूं कि आज की ये अवधारणात्मक बातचीत आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और यहीं पर मैं विराम देता हूं, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।